बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। मईशत के हवाले से बात करें तो इस वक्त IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है। बड़े कंसर्न्स हैं IMF के वफद को। एक तो ये वफद बिफोर टाइम पाकिस्तान में आया, उस वक्त आया है जब ना तो इनका आना शेड्यूल था और ना ही शायद इनके आने की कोई ज़रूरत थी। तो IMF का वफद ऐसे वक्त में पाकिस्तान आया है, इसकी वजह क्या है? जो मीडिया पर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक IMF को कुछ कंसर्न्स हैं। बड़ा कंसर्न तो यकीनी तौर पर टैक्स रेवेन्यू के हवाले से है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट्स मिस किए रेवेन्यू कलेक्शन के, इसके ऊपर IMF को कंसर्न्स हैं। फिर दूसरा जो बड़ा कंसर्न है वो ताजरों पर टैक्सेस के हवाले से है। गवर्नमेंट ने कमिट भी किया लेकिन उसके ऊपर कोई खासी पेशरफ्त नहीं हुई। ये एक बड़ा कंसर्न है IMF को। फिर तीसरा बिजली के हवाले से IMF कंसर्न है कि जो सोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और फिर निजकारी प्राइवेटाइजेशन जो IMF बार बार जोर दे रही है कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो मुसलसल घाटे में हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और उनमें उस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया। PIA की प्राइवेटाइजेशन से हमने देखा कि बड़ा शोर मचा गुज़िश्ता चंद माह PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ ये कि फाइनल प्रोसेस से पहले जितने भी सीरियस बायर्स थे वो भी भाग गए और फिर जो बिडिंग प्रोसेस हुआ वो इस कदर गैर संजीदा हुआ कि आलमी सतह पर PIA का भी मजाक बना, मुल्क का भी मजाक बना। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सीनियर रहनुमा हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, IMF का जो वफद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आप भी जानते हैं कि इस वक्त इस वफद की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं थी, इनको भी आना नहीं था, ये बिफोर टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। आपके ख्याल में इनके बिफोर टाइम आने की वजह क्या है? डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद मिस टारगेट्स? देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स तो आ गए हैं, तो उसके रिजल्ट्स पे वो बात करने आए हैं गालिबन। लेकिन मेरे ख्याल से उनके एजेंडे में ये नहीं होगा कि जो पिछला रिजल्ट पहले क्वार्टर का आया है जिसमें हमने टारगेट्स मिस किए हैं उसी की बात करें, बल्कि जो और गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स के वादे किए हुए थे, मिसाल के तौर पर ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना, मिसाल के तौर पर NFC नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाना, कुछ अखराजात वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र कर देना, कुछ सूबों के सरप्लसेस करना, वो कोई चीज़ें जो हैं उस पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। सर, इस वक्त जो खबरें आई हैं, दो इशूज़ हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज जो हाईलाइट हो रही हैं। एक तो मिस टारगेट्स के हवाले से, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं गालिबन जो इन्हें IMF नहीं देगी। एक तो ये कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जिसका मतलब है मिनी बजट, जिसके बारे में बार बार जब हुकूमत से सवाल हो रहा है तो हुकूमत तो उसकी तरदीद कर रही है कि हम किसी तरह भी मिनी बजट की तरफ नहीं जा रहे। दूसरा है अपने अखराजात को वो कम कर दिया जाए, और बहुत से इकोनॉमिस्ट से कह रहे हैं कि जितना बजट कम हुआ है, जितने टारगेट्स मिस हुए हैं, इसके लिए शायद मिनी बजट की ज़रूरत ना पड़े। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, जो FBR बात करती है वो कहती है कि दो वजूहात से टारगेट मिस हुए हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुल्क में दरामदात कम हुई है, इंपोर्ट जो उनका टारगेट था, जो इन्होंने तस्वुर किया था इस क्वार्टर में, जो इंपोर्ट्स होंगे, जो दरामदात होंगे उससे कम हुए हैं। तो उसकी वजह से इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज कम मिली है, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि मईशत बहुत स्लो चल रही है, विच इज़ ट्रू। दूसरी उन्होंने बात ये की है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, अफरात ज़र कम हुआ है, इसलिए शायद हम इतने पैसे नहीं जमा कर सके। तो उसका जवाब IMF शायद यूं देगा या देता होगा कि अगर आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है और आपके टैक्स रेवेन्यूज कम हुए हैं तो फिर आपके अखराजात भी कम होने चाहिए। अगर आप 22% आपने जारी अखराजात बढ़ाए हैं और 64% आपने PSDP बढ़ाया है, और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आधा हो गया है, तो फिर अखराजात के अंदर भी थोड़ी सी कमी लेके आइए। आधी ना करें लेकिन कम से कम कमी लेकर आए। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि वो मजीद आवाम के ऊपर बोझ डालना चाहती है या कुछ एक्सपेंसेस कट करे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस सूरत हाल में आप मजीद मिनी बजट में और टैक्स तो लगा सकते हैं और लोगों को हार्डशिप में डाल सकते हैं, तकलीफ में, मुश्किलात में और डाल सकते हैं, लेकिन इससे पैसे नहीं आएंगे, इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। हमने इस बार भी देख लिया कि जो इन्होंने बड़े एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स करे थे तो रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आया, और फिर अगर ये और टैक्स लगा देंगे, देखें कि ये
बच्चों के दूध पे टैक्स लगा चुके हैं, ये कपड़ों पे टैक्स लगा चुके हैं, ये स्टेशनरी पे टैक्स लगा चुके हैं, ये हर जरूरत जिंदगी पे टैक्स लगा चुके हैं, साबुन, शैम्पू, हर चीज पे। अब कोई चीज बची नहीं है कि जिसपे ये टैक्स लगा सकें। तो डॉक्टर साहब, ट्रेडर्स हैं ना, अभी उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है? ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद गुनाह तस्वुर किया जाता है, तो ज़राअत के ऊपर और ट्रेडर्स के ऊपर। तो इसीलिए हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया। आप नौकरी पेशा हैं, 50,000 रुपए की अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स है, लेकिन अगर आपके पास 1000 एकड़ की ज़राई अरादी है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास बड़ी दुकान है तो मिनिमम टैक्स जो 100 रुपए कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, यही तो मसला है, टारगेट्स मिस हो गए हैं, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, आईएमएफ अलग हमसे नाराज है क्योंकि बार बार मिनी बजट की बात हो रही है। फिर जो ताजिर दोस्त स्कीम हमने जिसकी बात की हुकूमत ने, वो कामयाब नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो टैक्स के हवाले से जो कमिटमेंट्स दी, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही। जो हुकूमत बात कर रही है, जो नंबर्स हुकूमत दे रही थी, वो तो हुकूमत किसी तौर पर अचीव नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि अब आईएमएफ को, मतलब माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही है कि आईएमएफ को तो कोई इससे कंसर्न नहीं है कि किसी के ऊपर टैक्स से जो है वो बोझ बढ़ रहा है, लेकिन ये हुकूमत के लिए एक कंसर्न नहीं होगा जो आईएमएफ के लिए कंसर्न नहीं है? देखिए, आईएमएफ ने आपको एक टारगेट दिया हुआ है और आपने कुछ तरीक़ेकार बताए हैं कि हम एग्रीकल्चर से भी लेकर आएंगे, हम दुकानदारों से भी लेकर आएंगे। वो आप फेल हो चुके हैं, तो आईएमएफ आपको पुश करेगा उसके बाद। लेकिन इन दी एंड आईएमएफ का जो मसला है वो रेवेन्यू नंबर जमा करना है, और ये हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर होता है कि वो देखें कि लोग कितने पिस चुके हैं और इनको थोड़ा सा इसके अंदर एक्विटी लेकर आए कि सिर्फ एक मखसूस मिडिल क्लास 9-10% पाकिस्तानी तनख्वाहदार के ऊपर या छोटे ताजिर के ऊपर जो 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 इंपोर्टर है, जो टैक्स भरता है, उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, इसको जरा सा वाइड स्प्रेड करें। अगर हुकूमत पाकिस्तान वो नहीं करेगी तो इन दी एंड तो आईएमएफ यही कहेगी आपको कि भाई आप कम से कम पैसे का टारगेट पूरा कर दें। अब ये हुकूमत जो है, इसने आज तक कोई इस्लाहत नहीं करी है, जो अपने 8 महीने के अंदर आपने देख चुकी है कि कोई एक पैसे का इन्होंने काम नहीं करा है, मां सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के। सो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू द राइट थिंग। हालांकि ये बात दुरुस्त है, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि ये ताजिर दोस्त स्कीम फेल नहीं हुई, स्कीम ठीक थी। स्कीम के अंदर कुछ रद्दोबदल आप कर सकते थे, कुछ इसमें कुछ गलतियां थी, लेकिन जो हुकूमत ने सियासी फैसला करवाया उसके बाद स्कीम को फैसला करवाया, खत्म करवाइए, ये बैकडोर से करवाया। स्कीम वाज फाइन द वे इट वाज कंसीव्ड, थोड़े से विद सम एडजस्टमेंट्स। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बिजली के हवाले से बात हो रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि सोलराइजेशन से आईएमएफ कंसर्न्ड है कि सोलराइजेशन की वजह से जो आगे मसाइल पैदा होंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ सर्कुलर डेट की बात भी हो रही है इस सेक्टर के अंदर, वो तो हमेशा से बहरहाल एक मसला है, लेकिन हुकूमत का अब ये कहना है कि हम इसको बिजली के हवाले से अब फ्री मार्केट जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कितना आसान होगा फ्री मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हुकूमत के लिए कैरी करना? मतलब आईपीपी ऑनर्स जो है वो सबको बिजली बेचेंगे हुकूमत के अलावा, ये गवर्नमेंट के लिए आसान होगा? इट्स नॉट ईजी, किसी हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है। इस हुकूमत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस हुकूमत की कोई नीयत ही नहीं है निचकारी करने की या रिफॉर्म्स करने की। ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली हुकूमत है। ये सिर्फ बातें करेंगे, ये नहीं बेचेंगे, बिल्कुल एक भी निचकारी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे ये बात करना कि ये बिजली के अंदर रिफॉर्म लाएंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिजली के अंदर 50% रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक पैसे का रिफॉर्म नहीं लेकर आए। और ये किसी के ऊपर, मतलब कभी आईपीपीज के ऊपर इल्जाम डाल दिया, कभी किसके ऊपर इल्जाम डाल दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत की अपनी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके तहत गलती कर रहे हैं वो लोग, और महंगी बिजली बेच रहे हैं लोगों के पास। और बहुत सारे तजाद हैं, इस वक्त भी सोलर को ड्यूटी फ्री लाने दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सोलर से जाके ग्रिड से निकल जाएं, और गरीब लोगों के ऊपर जो है वो फिर और मुश्किल आ रही है। तो मतलब हुकूमत की पॉलिसीज में तजाद हैं। अगर वो जरा सा डरना छोड़ दें अपर मिडिल क्लास से और थोड़ा सा एनरिच लोगों से, और थोड़ा सा अगर ये सोलर के ऊपर थोड़े से टैक्सेस लगा दें, तो मेरे ख्याल से मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज में बहुत तजाद है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, आपने इसको बड़ा ऑब्जर्व भी किया होगा यकीनी तौर पर, आप इसके ऊपर तनकीद भी काफ़ी करते रहे। इनफैक्ट आपने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाहते ही नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो। तो अभी ये जो पीआईए का सारा मामला है, जिसके ऊपर आप भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट
इसलिए नहीं चाहती प्राइम मिनिस्टर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो बिग गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं। आपको लगता है कि फिर ये जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का सारा मामला हुआ, ये बाय डिजाइन हुआ है? जी, मैं गुजारिश ये करूं कि ये बिल्कुल तनकीद नहीं है शहबाज साहब की या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की। मैं मिसाल के तौर पर निजकारी में मानता हूं, प्राइवेटाइजेशन में मानता हूं, कुछ लोग नहीं मानते। चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी अक्सर जो है वो निजकारी के खिलाफ बात करते हैं। इसी तरह डार साहब और शहबाज साहब का एक तारीख है, एक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर आप देखेंगे कभी भी निजकारी की तरफ नहीं आए। और शहबाज साहब तो खैर सूबे में थे, मगर डार साहब को जब मौका भी मिला है और बहुत मौके मिले हैं तो कभी निजकारी की तरफ नहीं गए। तो निजकारी को ना मानना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका निजकारी का कोई इरादा नहीं था। और जब आप देखते हैं पीछे अब हाइंडसाइट के अंदर इन चीजों को, तो आप देखते हैं कि एक ब्लू वर्ल्ड जो कि वैसे प्री क्वालिफाई भी नहीं होती, आपने जेरी इंटरनेशनल को प्री क्वालिफाई नहीं किया लेकिन ब्लू वर्ल्ड को कर लिया, उसने कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं रखा, ना उसने सीरियसली ड्यू डिलिजेंस करी, और आखिरी दिन तक उसको आपने रहने दिया। और उसने बेचारे ने 50 करोड़ रुपए इनके कहने पे जमा करवा दी और एक 10 बिलियन की बिड दे दी, ताकि ये ना लगे कि हमने सबको भगा दिया, क्योंकि जो चारों सीरियस बायर्स थे उनको तो आपने भगा दिया। माफ कीजिएगा सर, आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि तनकीद नहीं है, दूसरी जानिब ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर बात करें, वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बार बार हमें ये तासुर दिया कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हमें बार बार बताया गया प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इनफैक्ट अब्दुल अलीम खान साहब जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो इस प्रोसेस को चला रहे हैं, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से प्रोसेस चलाया गया वो बहरहाल संजीदा दिखाई नहीं दिया। बहुत से सीरियस बायर्स जिनका आपने भी जिक्र किया कि वो इस प्रोसेस से बाहर हो गए, तो फिर तासुर दिया गया कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो। देखिए, गुजारिश ये है कि इस हुकूमत को आए हुए 8 महीने हो गए। आपने पीआईए की तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि वो काफी आगे हो गए थे, बात की है। आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की प्राइवेटाइजेशन की बात सुनी कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जो कि बड़ी अच्छी हालत में है, क्या उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है? सर, यहाँ पर पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हो रही है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तो फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। नहीं, देखें ना, पीआईए की प्राइवेट, देखें इस प्रोसेस को, जो जिस तरह प्रोसेस है, 460 दिन लगते हैं, ठीक है, 460 दिन मुकम्मल करने में लगते हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी आज 1.5-2 साल हो गए जब जाके ये नाकाम हुई है। आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, लेकिन एक आदमी से तो ज्यादा है ना प्राइवेटाइजेशन के इदारे में, पूरा कमीशन है, लोग एम्प्लॉय हैं, पूरी वजारत है। तो क्या हमने कोई वो किया है, एलओआई दिया कंसल्टेंट्स ढूंढने के लिए, फेस्को का या आईएसको का काम करने पे काम शुरू किया हमने? क्या हवेली बहादुर शाह विक्की या बलोकी पे कोई काम शुरू किया हमने? क्या किसी और इदारे प्राइवेटाइज करने का काम शुरू किया? 2 दिन के लिए बात चली थी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन की। लेकिन सर, फिर ये तो मिसगाइड करने वाली बात होगी ना। हुकूमत तो कह रही है कि हमने प्राइवेटाइज करना है, एक तासुर दिया गया कि गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेटाइजेशन, फिर पीआईए के हवाले से एक सारा प्रोसेस चलाया भी गया। और अगर प्राइवेटाइजेशन करनी नहीं थी, गवर्नमेंट ने पीआईए को प्राइवेटाइज करना नहीं था, फिर इस सारे मामले को करने का मकसद क्या था? देखिए, ये हुकूमत ऑप्टिक्स में मानती है, तो ऑप्टिक्स की कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो आगे तक छोड़ के चले गए। बाकी कोई तो प्रोसेस आगे नहीं किया ना। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रोसेस बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, राइट? इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत सारा काम फवाद हसन फवाद करके चले गए थे, तो ये मजबूरी थी कि इनको इन पे बात करनी पड़ी। पाकिस्तान के बड़े तरीन लोग, पेगासस एयरलाइन और टर्की की, एयर अरेबिया फ्रॉम यूएई, ये सब इन्वॉल्व थे इस प्राइवेटाइजेशन में। ये सब उठ के चले गए, तो कहीं ना कहीं किसी की तो गलती थी ना। अब इनको ये क्या नहीं समझ में आती है कि आपने एक बैलेंस शीट दी है जिसमें 45 अरब रुपया जो है वो वाजबात ज्यादा हैं असासे से, और आपने जो है वो 22 अरब रुपया उसके अंदर उसके थे सिविल एविएशन के कुछ टैक्सेस थे जो कि पीआईए नहीं दे रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन देने पड़ेंगे। कि आपको ये बात नहीं पता थी जो डिफरेंट ये लोग बातें कर रहे थे कि तो इनको अगर ये सीरियस होते, मैं सीरियसली अगर ये सीरियस होते, तो ये पीआईए इस साल 100 अरब रुपए के ऊपर नुकसान करेगी। तो ये हमारी जिम्मेवारी है ना। तो अगर हम 10 अरब में भी दे देते मिसाल के तौर पे 85 की जगह, तो फिर भी वी वुड हैव बीन नेट बेटर ऑफ, क्योंकि नहीं तो अगले साल का नुकसान तो हमारे ऊपर बर्दाश्त करना है। और ये जिसको आप ऊपर लेकर चले, ये नजर आ जाता है ना कि ये तो सीरियस ही नहीं थे। ये ब्लू वर्ल्ड वाले तो बेचारे अच्छे लोग होंगे लेकिन सीरियस नहीं थे।
इनको तो मेरे ख्याल से कहा गया कि यार तुम रह जाना भाई, ताकि कोई एक तो रहे, ताकि हमको हमारे ऊपर इल्जाम तराशी ना हो। वरना इनका क्या सीरियसनेस था? वरना तो ये 4 महीने पहले आप किसी अखबार में देखती ना कि ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्राइवेटाइज कर रहे होते या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्राइवेटाइज कर रहे होते, कोई बात करते, या सुई गैस को प्राइवेटाइज कर रहे होते। अच्छा सर, अगर आपकी बात को हम सही मान भी लें, फिर अब हुकूमत तो अपने अखराजात को कम करने को तैयार नहीं है, दूसरी जानब ये जो एंटिटीज़ हैं ये भी मुसलसल घाटे में चल रही हैं, लॉस में चल रही हैं, फिर IMF किस तरह का दबाव डालेगा हुकूमत पर? कि IMF दबाव डालेगा, वो दबाव ट्रांसफर हो जाएगा। इस हुकूमत ने तो ये याद रख लीजिए कि कोई रिफॉर्म नहीं करना है, कोई इस्लाहत नहीं करनी है। इन्होंने NFC के अंदर बात नहीं करनी है, और जब तक NFC बात नहीं करेंगे मुल्क का बजट सही नहीं हो सकता, मुल्क की इक्तिसादी हालत सही नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं करनी है। इन्होंने जो है वो हुकूमत की फुटप्रिंट को छोटा नहीं करना है, हुकूमत की अथॉरिटी को छोटा नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई भी दारोमदार नहीं करना है। तो फिर आपके पास क्या रहा? आप वजारत है, आपने कहा था शुरू में कि बंद करेंगे, नहीं की। आपने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। आपने कहा था कुछ वजारतों को वापस डिवॉल्व कर देंगे सूबे पे, आपने नहीं किया। आपने कहा था हम लोगों को सरप्लस पूल में लेके जाएंगे, वो नहीं किया। तो आपने किया ही किया है। और आपने आपने 38% टैक्स लगा दिया नौकरी पेशा लोगों पे, 49% टैक्स लगा दिया बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो सर फिर PAE के साथ अब क्या होने वाला है? ये प्रोसेस तो हो गया, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा? अब्दुल अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बन के बैठे रहेंगे, लेकिन काम जो है वो उन्होंने कुछ भी नहीं करना होगा? मुझे नहीं पता, देखें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ये कुछ ना करने का। मतलब अगर आपको नहीं करना तो उसके भी रास्ते निकालने होते हैं, वो ना करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। वरना आप 10 अरब रुपए में दे देते, देखते हैं क्या होता। 50 करोड़ रुपए मिलते, वो बेचारा भाग जाता ब्लू वर्ल्ड वाला, लेकिन 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए आपको मिल जाते। मुझे ये बताइए कि इतने पैसे आपने दे दिए, आप 8 महीने से हुकूमत में थे, आपने कंसल्टेंट्स की फीस दिए, दीगर दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये 4 बायर भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये एयरलाइन 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रही है, और इसको जो भी लेगा उसको अगले 2 साल और नुकसान करना पड़ेगा? आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके 15 जहाज खड़े हुए हैं जमीन पर? अच्छा सर, फिर SIFC के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो इस सारे प्रोसेस को लीड कर रही है, आप समझते हैं कि वो भी इस प्रोसेस को लेकर संजीदा नहीं है? मैं तो ये समझता हूं कि SIFC को अब संजीदगी दिखाना चाहिए और ये चीज अपने हाथ में लेनी चाहिए। ये तो मतलब सच्ची बात ये है कि SIFC को बुलाना चाहिए इन लोगों को। हुकूमत की थोड़ी सी वज़राओं की शायद सुक्की हो, लेकिन SIFC को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑफिशियली या इन प्राइवेट, इन पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई आपको क्यों भगाया गया, आपको क्यों उठ के जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।